हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का जो यूनिट फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट चल रहा था। इसके मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए थे। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वहां देख लेना। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन टॉपिक से। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरे सीए फाउंडेशन के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, व्हाट्सएप पे डाउट्स वगैरह के लिए ऐड होना चाहते हैं, ये मेरा नंबर है 9690105047। यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप ऐड हो सकते हैं। अगर आप सीए फाउंडेशन की मेंबरशिप लेना चाहते हैं जिसमें 10,000 रुपीज में आपका पूरा जो आपके 4 सब्जेक्ट हैं उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे आपको, प्लस 20 आपको लाइव डाउट सेशन मिलेंगे जिसमें मैं आपको जो आपके डाउट्स वगैरह आते हैं और इम्पोर्टेंट चीज करवाऊंगा। तो वो लेना चाहते हैं उसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विद अदर डिसिप्लिन। Accounting is closely related with several other disciplines, and thus to acquire a good knowledge in accounting, one should be conversant with the relevant portion of such discipline. जो accounting है वो relate करती है हमारे काफी other disciplines के साथ। तो अगर आपको accounting की अच्छे से knowledge चाहिए तो आपको other knowledge भी होनी चाहिए। In many cases, they overlap accounting. The accountant should have a working knowledge of the related discipline so that he can understand such overlapping areas. अगर आपके पास वो नॉलेज नहीं है तो आप अपने वर्क को ओवरलैप कर जाते हो, यानी कि गैप आ जाता है आपके वर्क में, जितना करना था और जितना नहीं करना था। तो पहले आपको दे रखा है अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स। Economics is viewed as a science of rational decision making about the use of scarce resources. It is concerned with the analysis of efficient use of scarce resources for satisfying human wants. This may be viewed either from the perspective of a single firm or of the country as a whole. Economics हमारी क्या है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स रिसोर्सेज मतलब कि लिमिटेड रिसोर्सेज, उनको हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की वांट सेटिस्फाई हो सके। तो ये आप एक सिंगल फर्म के हिसाब से भी देख सकते हो और एक कंट्री के हिसाब से भी देख सकते हो। Accounting is viewed as a system which provides data to the user to permit informed judgment and decision. Some non-accounting data are also relevant for decision making. Accounting क्या होती है? हम लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कंपनीज के लिए। हम लोग यूजर्स होते हैं, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी। तो वो इंफॉर्मेशन हमको अकाउंटिंग देती है ताकि हम पता कर सकें कि हमें क्या डिसीजन लेना है, क्या जजमेंट लेना है। Accounting overlap economics in many respects. It contribute a lot in improving the management decision making process. Accounting इकोनॉमिक्स से काफी आगे चली जाती है, जैसे कि हमारा जो मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग है, उसे इंप्रूव करने में। लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग टूल्स यूज्ड इन अकाउंटिंग। लेकिन जो आप डिसीजन मेकिंग में टूल्स का इस्तेमाल करते हो, जिन पॉइंट से आप फैसला लेते हो कि ये सही है या गलत है, उसमें हमारी इकोनॉमिक्स मदद करती है। However, there exists a wide gulf between economics and accountant concept of income and capital. Accountant got the idea of value, income and capital maintenance from economics, but brushed suitably to make them useful in practical circumstances. अकाउंटेंट को आइडिया मिला है कि वैल्यू क्या होती है, इनकम क्या होती है, कैपिटल क्या होती है इकोनॉमिक्स से, लेकिन उन्होंने उसे थोड़ा ठीक ठाक किया है ताकि वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच से उसको देख सके। Accountant develop the valuation, measurement and decision making technique which may own to the economic theory for origin, but they are molded in the work environment and suitably tempered with reference to relevance, verifiability, freedom from bias, timeless, comparability, reliability, understandability। मतलब कि क्या है, अकाउंट्स में जब भी हम कोई बात कहते हैं तो उसमें एक एविडेंस होना चाहिए। आपने कहा मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ, उसका एक एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, तो वो अकाउंट में काम करता है। An example may be given to explain the nexus between accounting and economics. Economics think that value of an asset is the present value of all future earning which can be derived from such asset. Economics सोचते हैं, जो भी हमारे इकोनॉमिस्ट होते हैं वो सोचते हैं कि जो भी हमारी एसेट्स यानी संपत्ति की अभी वैल्यू है, उसका फायदा हमें फ्यूचर में भी मिलेगा। नाउ थिंक अबाउट अ प्लांट हुज वर्किंग लाइफ इज मोर देन 100 ईयर। आपके पास एक ऐसा प्लांट है जिसकी वर्किंग लाइफ 100 साल से भी ज्यादा है।
आप कैसे पता लगाओगे कि फ्यूचर में उसकी जो एस्टिमेशन अर्निंग होगी वो कितनी होगी? सो अकाउंटेंट क्या करते हैं, वो एक वर्केबल वैल्यूएशन करते हैं जिसको हम कहते हैं एक्वाइजिशन कॉस्ट, द प्राइस पेड टू एक्वायर द एसेट। आपने कितना खर्चा किया था उस एसेट्स को खरीदने में। मैक्रो लेवल पे देखा जाए, अकाउंटिंग प्रोवाइड द डाटाबेस ओवर विच द इकोनॉमिक डिसीजन मॉडल हैव बीन डेवलप्ड। माइक्रो लेवल डाटा अरेंज बाय द अकाउंटिंग सिस्टम इज सम्ड अप टू गेट मैक्रो लेवल डाटाबेस। अब बारी करते हैं अकाउंटिंग और स्टैटिक्स की। The use of statistics in accounting can be appreciated better in the context of the nature of accounting record. Accounting information is very precise. It is exact to the last paisa, but for decision making purpose, such precision is not necessary and hence the statistical appropriation are sought. अकाउंटिंग में कभी कभी हम पैसे तक का हिसाब रखते हैं, कभी कभी उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अगर एक आपको परफेक्ट जजमेंट चाहिए तो हम अकाउंटिंग के साथ साथ स्टैटिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। In accounts, all value are important individually because they relate to business transaction. As against this, statistics is concerned with typical value, behavior or trend over a period of time or the degree of variation over a series of ऑब्जर्वेशन। अकाउंट्स में सारी वैल्यू का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है इंडिविजुअली, क्योंकि वो रिलेट करती है हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन से। लेकिन स्टैटिक्स में जो डाटा होता है वो टिपिकल वैल्यू पर डिपेंड करता है, बिहेवियर पर डिपेंड करता है, ट्रेंड पर डिपेंड करता है, वेरिएशन पर डिपेंड करता है। देयरफॉर wherever a need arises for only broad generalization over the average of relationship, statistical method have to be applied in accounting data। इसीलिए जब आपको जरूरत पड़ती है, आपके पास खूब सारा डाटा होता है या आपको एवरेज निकालना होता है, उस समय हम स्टैटिस्टिक्स मेथड का इस्तेमाल करते हैं। Further, in accountancy, the classification of assets and liability as well as the heads of income and expenditure has been done as per the need of financial record to ascertain financial result of various operations। अकाउंटेंसी में जब हम क्लासिफाई करते हैं कि हमारी एसेट कौन कौन सी है, लायबिलिटी कौन कौन सी है, इनकम कौन कौन सा, एक्सपेंडिचर कौन कौन सा, तब हम फाइनेंशियल रिकॉर्ड या फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे कि ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, ये अलग अलग काम करते हैं। अकाउंटिंग रिकॉर्ड जनरली टेक अ शॉर्ट टर्म व्यू ऑफ इवेंट्स एंड आर कन्फाइंड टू अ ईयर, व्हाइल स्टैटिकल्स एनालाइज मोर यूजफुल इफ अ लॉन्गर व्यू इज टेकन फॉर द पर्पस। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपके जब काम आते हैं जब आप कम समय के लिए पता लगाना चाह रहे हो या हद से हद एक साल के लिए पता लगाना चाह रहे हो, लेकिन स्टैटिस्टिकल डाटा लंबे समय तक आपके काम आता है। For example, to fit the trend line in a longer period will be required. However, statistical method to use past accounting record maintain on a consistent basis। फिर हम ले लेते हैं हमारा अकाउंटिंग एंड मैथमेटिक्स। Double entry bookkeeping can be converted in algebraic form. In fact, the first known book on this subject was part of treatise on algebra. The fundamental accounting equation is really discussed in detail under dual aspect concept of this chapter। आपने पढ़ा होगा अकाउंटिंग इक्वेशन या पढ़ोगे आगे चल के कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो कि एक एल्जेब्रिक फॉर्म में मैथ से ली गई है। Knowledge of arithmetic and algebra is a prerequisite for accounting composition and measurement. Calculation of interest and annuity are the example of such fundamental uses। जो हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट का, एन्युटी का इस्तेमाल करते हैं, वो बताता है कि हम अकाउंट्स में मैथ्स को भी लेके चलते हैं। While computing depreciation, finding out installment in hire purchase and installment payment transaction, ये सारे चैप्टर्स हैं जो आप बीकॉम में पढ़ोगे और सीए इंटरमीडिएट में भी पढ़ोगे। तो टोटली कह रहा है कि आपका जो अकाउंट्स है वो इन सब से मिला हुआ है। अकाउंट्स हमारा मैथ से भी मिला हुआ है, अकाउंट्स हमारा लॉ से भी मिला हुआ है, अकाउंट्स हमारा मैनेजमेंट से भी मिला हुआ है। लेकिन बात आती है हमारी अकाउंट्स की लिमिटेशंस की। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है? There are certain misconceptions regarding financial statement. A common man presumes that an income statement shows the correct income or loss of the enterprise and that a balance sheet depicts a perfectly true and fair picture of financial standing of that enterprise। इसके कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एक जो कॉमन मैन होता है वो ये सोचता है कि जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है, जो हमारा बैलेंस शीट है, वो आपको एक करेक्ट पिक्चर देता है। It must be recognized that the accounting as a language has its own limitation. The figure of profit or loss generated by the accounting process are subject to various constraints within which the accounting work। जो भी आप बैलेंस शीट बनाते हो, जो भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, वो कुछ कंडीशंस पर डिपेंड करता है जिससे हम एजम्पशन और कन्वेंशंस भी कहते हैं। एजम्पशंस का मतलब कि अगर ऐसा होगा तब वो काम करेगा। तो देख लेते हैं कौन से इंस्टेंसेस हैं। सबसे पहला, द फैक्टर्स विच मे बी रेलिवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ द एंटरप्राइज डोंट फाइंड प्लेस इन द अकाउंट एज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी।
जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं तो ऐसी चीज जिसकी कीमत हम पैसे में नहीं लगा सकते उसको हम वहां रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है कि अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में हम सिर्फ उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जिसमें हमारे पास पैसा आया हो या गया। द बैलेंस शीट कैन नॉट रिफ्लेक्ट द वैल्यू ऑफ सर्टेन फैक्टर लाइक लॉयल्टी, स्किल। जो आपकी बैलेंस शीट होती है वो आपकी लॉयल्टी नहीं बता सकती, आपकी स्किल नहीं बता सकती, जो कि आपके लिए काफी एक वैल्यूएबल एसेट्स होती है। बैलेंस शीट शोज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑन द डे ऑफ इट्स प्रिपरेशन, नॉट ऑन द फ्यूचर। जो आपने बैलेंस शीट बनाई है, जिस दिन की बैलेंस शीट बनाई है वो आपकी तब की पोजीशन बताती है, ना कि फ्यूचर में जो आपके साथ होगा उसका। अकाउंटिंग इग्नोर चेंज इन सम मनी फैक्टर लाइक इन्फ्लेशन। आपके अकाउंटिंग में इन्फ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, उसको वो इग्नोर करते हैं। देयर आर ओकेजन व्हेन अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर। अकाउंटिंग के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, विवाद होते हैं उनमें आपस में कभी कभार। Certain accounting estimate depend on the sheer personal judgment of the accountant. Provision for doubtful debt, method of depreciation adopted, recording certain expenditure as well as revenue expenditure और capital expenditure. कभी कभार जो अकाउंटेंट है वो अपने हिसाब से जज करता है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कैसे निकाला जाएगा, डेप्रिशिएशन मेथड कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वगैरह वगैरह। Financial statement consider those assets which can be expressed in monetary term. Financial statement वो चीज कैरी करता है जिसको आप पैसे में बता सके। Human resources although the very important asset of the enterprise and not shown in the, there is no generally accepted formula for the valuation of human resource in money term. जो इंसान कर सकता है इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आप जज कर सकें कि इंसान कितना काबिल है कितना काबिल नहीं है। Different accounting policy for the treatment of same item add to be the probability of manipulation. कभी कभार क्या होता है, हम किसी चीज को ऐड करते हैं और किसी चीज को लेस करते हैं। In nutshell, it can be said that the language of accounting has certain practical limitation and therefore the financial statement should be interpreted carefully, keeping in mind all various factors influencing the true picture. कभी कभार हमारी जो अकाउंटिंग है उससे काफी सारे लिमिटेशंस होते हैं जो कि आपको एक सही पिक्चर नहीं बता पाते। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक अकाउंटेंट का क्या रोल रहता है। देयर आर ओनली अ फ्यू टाइप ऑफ प्रोफेशन इन द वर्ल्ड व्हिच आर हेल्ड इन हाई एस्टीम इन पब्लिक आईज एंड देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट द अकाउंटिंग प्रोफेशन इज वन ऑफ देम। जो इंसान है उनकी नजर में कुछ प्रोफेशन है जो काफी हाई लेवल के हैं और जो अकाउंटेंट है वो उनमें से एक है। Goethe had called the accountant profession as the fairest invention of the human mind. इंसान के दिमाग का एक काफी fair invention है। At the core of all types of learned profession, there is the desire of public goods and of finding the best way to serve society. By the use of science of accountancy and under the spell of its art, a dynamic pattern which assists business in planning its future. जो business में future में भी क्या हो सकता है उसके बारे में बताता है। An accountant with his education, training, analytical mind and experience is best qualified to provide multiple need-based service to the ever-growing society. अगर एक अकाउंटेंट जिसके पास अच्छी एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, उसका माइंड काफी अच्छा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, तो उसको हम मल्टीपल सर्विस में जो हमारी कंपनी की ग्रोथ के लिए, सोसाइटी ग्रोथ के लिए काम आ सकता है। The accountants of today can do full justice not only to matter relating to taxation, costing, मैनेजमेंट और भी काफी सारे काम किए जाते हैं। कौन कौन से एरिया ऑफ सर्विस होते हैं अकाउंटेंट के? सबसे पहला मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। An accountant is able to maintain a systematic record of financial transaction in order to establish the net result of a transaction, enter into a during a period and to state the financial position of the concern as a particular date. जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनमें से ये पता लगाना कि हमको फायदा हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए अकाउंटेंट काम करता है। Statutory audit. Every limited company is required to appoint a chartered accountant or a firm of chartered accountant as their auditor who are statutorily required to report each year whether in their opinion the balance sheet shows a true fair view of the state of affairs and the balance sheet date and the profit and loss account show a true and fair view of the profit of loss of the year. हर लिमिटेड कंपनी को एक चार्टेड अकाउंटेंट अपॉइंट करना पड़ता है या चार्टेड अकाउंटेंट्स की फर्म अपॉइंट करनी पड़ती है एज अ ऑडिटर, जो बताते हैं, जो ऑडिट करते हैं कि उनकी बैलेंस शीट में जो भी चीज डाली गई है वो सही डाली गई है या नहीं। ऑडिटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू द अकाउंट्स ऑफ कंपनी, अदर ऑर्गेनाइजेशन में आल्सो हैव देयर अकाउंट्स ऑडिटेड एदर बिकॉज द लॉस हो एक्वायर। मतलब कि जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन ही करे, बहुत सारे लोगों में आपके ऑडिटिंग की जरूरत पड़ती है। इंटरनल ऑडिट,
It is a management tool whereby an internal auditor thoroughly examines the accounting transaction, also the system accounting to which these have been recorded with a view to ensure the management and the account are being properly maintained and the system contain adequate safeguard to check any leakage of revenue or misappropriation of property or assets. कभी कभी कंपनी को अपने बिजनेस में इंटरनल ऑडिटर भी रखना पड़ता है। इंटरनल ऑडिट क्या करता है? इंटरनल ऑडिटर हमारे जो कंपनी में ऑडिट करता है, कंपनी के ही अंदर ही ऑडिट करता है ताकि उसे मालूम रहे कंपनी में जो जो चीज डाली गई है वो सही तरीके से डाली गई है या नहीं। Taxation. An accountant can handle taxation matter of a business of a person and he can represent that business or person before the tax authority and settle the tax liability under the statute prevailing. He can also assist in avoiding or reducing tax burden by proper planning of tax affairs. जो अकाउंटेंट होता है वो आपको गाइड करता है कि आपको कितना टैक्स रियल में देना है। कभी कभी आपकी टैक्स प्लानिंग करके आपको टैक्स देने से बचाता भी है, आपका टैक्स बर्डन रिड्यूस भी करता है। Management accounting and consultancy service. Management accounting performs an advisory function. He is largely responsible for internal reporting to the management, for planning and controlling current operation, decision making on special matter and for formatting long range plan. जो भी हमारा मैनेजमेंट है उसको मदद करता है ताकि आप जो फ्यूचर में डिसीजन लेने वाले हो वो क्या लेने वाले हो, कैसे लेने वाले हो, वहां पर आपको हेल्प मिले। फिर आपका फाइनेंशियल एडवाइस, आपको फाइनेंशियल एडवाइस मिलती है अकाउंटेंट से फाइनेंशियल अफेयर, जैसे कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, आपको कहाँ इंश्योरेंस करवाना है, कहाँ नहीं करवाना, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आपका बिजनेस कब घाटे में जाएगा या क्या फायदे में रहेगा, ये सारी चीजें। अदर सर्विस में हमारा सेक्रेटरिकल वर्क होता है, शेयर रजिस्ट्रेशन वर्क होता है, कंपनी बनवाना होता है, कंपनी खत्म करवाना होता है, मर्जर करना होता है, ये सारी सर्विस हमारी आती है। फिर आपको दे रहा है चार्टेड अकाउंटेंट इन इंडस्ट्री। ये जो टॉपिक है वो बस आपको ऊपर से पढ़ लेना कि इंडस्ट्री में चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है, पब्लिक सेक्टर में क्या करता है, फ्रेमिंग फिस्कल पॉलिसी में क्या करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो यहाँ पर ये जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो खत्म होती है। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर ना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।